पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि ये जो है वो वेटलेस है। ये जो फ्लूइड होता है ये वेटलेस फ्लूइड माना जाता है और ये कहा जाता था कि ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसका कोई भी वेट नहीं होता। ठीक है, कि आप ये कह लें कि इसका वेट नहीं होता, मतलब इस फ्लूइड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, कि ये फ्लूइड जो होता है, जैसे अदर कोई भी फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है क्योंकि वो मास के बने होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फ्लूइड माना जाता था जिसके बारे में कहा जाता था कि इस फ्लूइड के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के नहीं, इस फ्लूइड को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान ग्रेविटेशन, ऐसा नहीं कि आप ये समझें कि बॉडी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, नहीं, बॉडी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, लेकिन ये जो फ्लूइड जिस चीज का बना हुआ है उन पार्टिकल्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती। मींस वेटलेस है। वेटलेस का मकसद है ग्रेविटेशनल फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती। और दूसरी बात ये कि ये एक सेल्फ रिपेलेंट माना जाता था। ठीक है, ये कहा जाता था कि ये सेल्फ रिपेलेंट है। सेल्फ रिपेलेंट का मकसद है कि ये अपने आप को रिपेल करता है। तो यहाँ पे एक बंदे के माइंड में कुछ चीजें आती हैं कि ये कैलोरिक जो है उसको सेल्फ रिपेलेंट क्यों कहा गया। ठीक है, कि हम जैसे कहें कि इसको सेल्फ रिपेलेंट क्यों माना जाता है, तो इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है। रीजन ये था कि साइंटिस्ट ये मानते थे कि हर बॉडी मॉलिक्यूल की बनी है। जब हर बॉडी मॉलिक्यूल की बनी हुई है तो एक चीज ऐसी थी जो थोड़ी आप कह लें कि जो है वो एक्सप्लेनेशन उसकी देना जरूरी थी कि अगर कोई भी बॉडी मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस होती है, और हम जब बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल तक तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग थी कि जब बॉडीज मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है तो ग्रेविटी मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके उस बॉडी को कोलैप्स क्यों नहीं करवाती, वो बॉडीज श्रिंक क्यों नहीं होती, क्योंकि ग्रेविटी का काम अट्रैक्टिव फोर्सेस में कंट्रीब्यूट करना है। तो ये बात थोड़ा परेशान कुन थी कि जब हम मानते हैं कि बॉडीज मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, मॉलिक्यूल मास वाले हैं, मासेस के दरमियान ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस होती हैं, तो ये बॉडीज श्रिंक क्यों नहीं होती, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर लेवल तक ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स चीजों को कोलैप्स क्यों नहीं करवाती, चीजें श्रिंक क्यों नहीं होती। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि बॉडीज के अंदर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस तो होती है, लेकिन बॉडी के अंदर एक ऐसा फ्लूइड होता है जो रिपल्सिव प्रॉपर्टी रखता है। मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करके बॉडी को श्रिंक करके बॉडीज को कोलैप्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो फ्लूइड है कैलोरिक, ये रिपल्शन पैदा करके उन मॉलिक्यूल्स को जो है वो कोलैप्स करने नहीं देता, बॉडीज को श्रिंक होने नहीं देता। ठीक है, अब इसके पीछे एक प्रूफ भी माना जाता था कि ये सेल्फ रिपेलेंट है, इसका एक प्रूफ भी दिया जाता। प्रूफ क्या दिया जाता था? प्रूफ ये दिया जाता था कि जब कोई भी बॉडी गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होती है। तो ये कहा जाता था कि जब कोई बॉडी गर्म होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें ये फ्लूइड बढ़ता है, जितना ये फ्लूइड बढ़ता है उतनी रिपल्शन बढ़ती है और वो बॉडी एक्सपेंड होती है।
तो इस कैलोरिक के सेल्फ रिपेलेंट होने के पीछे एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करने का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि साइंटिस्ट ये जानते थे कि इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो चीजों को कोलैप्स करने की सलाहियत रखती है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस होने के बावजूद भी बॉडीज कोलैप्स नहीं हो रही, इसका मकसद है कि उनके अंदर एक ऐसी फोर्स होगी जो उस अट्रैक्शन की फोर्स को काउंटर कर रही होगी, और वो फोर्स कौन सी मानी जाती थी? वो फोर्स कैलोरिक की रिपल्सिव फोर्स मानी जाती थी। इसलिए इस पॉइंट के पीछे आप कह सकते हैं कि ये लॉजिक था, और जो थर्मल एक्सपेंशन थी कि चीजें गर्म होने से बढ़ती हैं, एक्सपेंड होती हैं, उनके पीछे ये रीजन माना जाता था। ठीक है, तो ये वेटलेस फ्लूइड माना जाता था, और ये सेल्फ रिपेलेंट जो है वो फ्लूइड माना जाता था। और ये भी कहा जाता था कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज ड्यू टू दिस फ्लूइड। और ये कहा जाता था कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इसी फ्लूइड की वजह से, अगर ज्यादा हो जाता है तो गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर ये कम होता है तो टेम्परेचर कम होता है और बॉडी जो होती है वो ठंडी होती है। अब इसकी कुछ वीकनेस है। वीकनेस ऑफ कैलोरिक थ्योरी, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें थी जो कैलोरिक थ्योरी एक्सप्लेन करने में नाकाम जा रही थी। ठीक है, पहली चीज कौन सी थी? पहली चीज ये थी कि वाई मास और वेट ऑफ बॉडी remain unchanged remain unchanged after heating or cooling। हीटिंग या कूलिंग के बाद, ठीक है, हीटिंग या कूलिंग के बाद बॉडीज का मास या वेट क्यों सेम रहता है? ठीक है, क्योंकि अगर ये फ्लूइड है तो फ्लूइड का मास भी होना चाहिए और वेट भी होना चाहिए। तो इस फ्लूइड के अगर किसी चीज में कोई चीज ठंडी हो जाती है, इसका मकसद है ये कैलोरिक उससे निकल गया। अगर कोई चीज गर्म होती है, इसका मकसद है उसमें कैलोरिक आ गया। तो लॉजिकली होना ये चाहिए उसका वेट और मास चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी चीज ऑब्जर्व नहीं की जाती। किसी भी बॉडी के मास के अंदर या वेट के अंदर गर्म होने या ठंडे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके पीछे ये रीजन दिया जाता था, क्योंकि ये वेटलेस माना जाता था, इसलिए कहा जाता था कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और भी पॉइंट है, एक और पॉइंट ये है कि दिस फ्लूइड was considered attractive towards matter। मैटर इसको अट्रैक्ट करता था, ये अपने आप को रिपेल करता था। इन दो चीजों को अलग लीजिएगा कि ये रिपल्सिव था, रिपल्सिव ये अपने आप को रिपेल करता था, लेकिन जो मुख्तलिफ चीजें थी वो इस जो है वो कैलोरिक को अट्रैक्ट करके अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करती थी। जैसे आपको पता है ना, हॉट बॉडी जब होती है तो उससे कोल्ड बॉडीज जो होती है ना सराउंडिंग वाली, वो गर्म होती है। तो ये कहा जाता था कि हॉट बॉडी के अंदर जो ये कैलोरिक फ्लूइड होता है, दूसरी बॉडीज उसको अट्रैक्ट करके अपने अंदर ले आती है, इसलिए वो बॉडीज भी गर्म होती है। तो ये मैटर की तरफ अट्रैक्टिव था, लेकिन अपने आप में रिपल्सिव था। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा।
तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था इस थ्योरी के सामने कि अगर ये एक फ्लूइड है तो चीजों के गर्म होने या ठंडा होने से वो फ्लूइड कम होता है, बढ़ता है, तो बॉडी का मास और वेट बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए गर्म करने से या ठंडा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो इसका रीजन कौन सा दिया जाता था कि ये वेटलेस फ्लूइड है। नंबर 2, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था इस थ्योरी के सामने कि जब हम इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हीट देते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, जैसे एक आयरन का ब्लॉक है, एक वुड का ब्लॉक है, दोनों को आधे आधे घंटे तक धूप में रख दें तो दोनों को जो सन की तरफ से कैलोरिक मिला वो इक्वल मिला, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट क्यों चेंज हुआ? इसका मकसद है इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरिक इज अनएबल टू चेंज द टेम्परेचर, टू चेंज इक्वल टेम्परेचर ऑफ इक्वल बॉडीज। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर थी, इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरिक अगर दो डिफरेंट बॉडीज को दी जाती है तो उनका टेम्परेचर डिफरेंट क्यों बढ़ता है? ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है हीट कैपेसिटी का, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने के बाद डिफरेंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज होती है, वो ड्यू टू द हीट कैपेसिटी होती है। तो ये हीट कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट था, इसको एक्सप्लेन करना भी इसको मुश्किल हो रहा था कि इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरिक जब डिफरेंट बॉडीज को दी जाती है तो उनका टेम्परेचर इक्वल क्यों नहीं बढ़ता। ठीक है, वाई इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरिक कैन नॉट चेंज टेम्परेचर equally of bodies having different nature of material। ठीक है, आप कह सकते हैं कि डिफरेंट मटेरियल की जो बॉडीज होती है उनको इक्वल अमाउंट ऑफ जो है वो कैलोरिक देने के बाद इक्वल टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं होता। ठीक है, नंबर थ्री के जब हम कहते हैं कि ये एक ऐसा फ्लूइड है जो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर की वजह है, तो कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं जो इस बात को डिनाई करती है कि ये अगर फ्लूइड है भी सही तो भी ये टेम्परेचर का सबब नहीं है। कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थी जो इस बात के इसको फेवर नहीं करती थी। कौन सी ऐसी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं जो इस बात को फेवर नहीं करती? उनमें सबसे जो बड़ी बात थी वो थी फेज चेंज वाली, कि जैसे आपको पता है कि वाटर है, उसका टेम्परेचर जब आप 0 डिग्री सेल्सियस करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस करने के बाद जब आप उस वाटर से हीट लोगे तो 0 डिग्री पे जैसे ही पानी आएगा तो पानी का टेम्परेचर कम होना बंद हो जाएगा। 0 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर वाटर का है कि वहां पे पानी आइस के अंदर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जब तक पानी फ्रीज होता रहेगा आप उस चीज से हीट लेते रहोगे, मतलब आप उससे कैलोरिक निकालते रहोगे, क्योंकि आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, कैलोरिक निकाल रहे हो उससे, तो उस चीज का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा। यह पानी है, उसको आप गर्म कर रहे हो, उसको आप कैलोरिक दे रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा
तो पानी वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वहां पे पानी का टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा। तो आप हीट भी दे रहे हो और उस पानी का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा, तो ये चीज एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रही थी कि जब हम कहते हैं कि कैलोरिक देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे तो नहीं हो रहा। यहाँ पे तो जब स्टेट चेंज हो रही होती है फ्रॉम लिक्विड टू द सॉलिड, सॉलिड टू द लिक्विड, या लिक्विड टू द गैसेस, गैसेस टू द लिक्विड, तो जब तक स्टेट चेंज हो रही होती है तो भी हम हीट दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं। इसका मतलब या कैलोरिक दे रहे हैं या ले रहे हैं, फिर भी उस बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज थी जो बता रही थी कि कैलोरिक के कॉन्सेप्ट को हमें रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने में नाकाम जा रहा था। ठीक है, तो आप कहोगे व्हाई टेम्परेचर of bodies, temperature of substance remain constant, during phase change। ठीक है, इसके बाद चौथी ये थी कि जो हीट ट्रांसफर होती है उसके 3 मोड्स होते हैं। एक कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और तीसरा होता है रेडिएशन। अब अगर इसको हम एक फ्लूइड मानते हैं, हीट को, चले फ्लूइड कंडक्ट कर सकता है, फ्लूइड कन्वेक्शन कर सकता है, फ्लूइड रेडिएट कैसे करेगा? क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान अगर हम मानते हैं कि सन से फ्लूइड अर्थ तक पहुंच रहा है, तो कंडक्शन तो नहीं कर रहा, वो कन्वेक्शन तो नहीं कर रहा, क्योंकि मीडियम ही नहीं है बिटवीन। तो फिर ये रेडिएट कैसे कर रहा है? क्योंकि रेडिएशन का जो प्रोसेस है वो एज ए फ्लूइड, उसको एक्सप्लेन करना मसला था कि फ्लूइड रेडिएट कैसे करे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि रेडिएशन का जो प्रोसेस था ये भी थोड़ा इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि आपको हीट एज अ फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा, मे बी हीट एक फ्लूइड ना हो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक रीजन था। ठीक है, इट वाज रेडिएशन was difficult to explain, on the basis of कैलोरिक थ्योरी। ठीक है, नंबर, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट थी, ये भी सबसे बड़ी एक पॉइंट थी कि जब हम हीट को एज अ कैलोरिक मानते हैं तो ये कैलोरिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट को। हीट एनर्जी है, इसका मकसद है फिर कैलोरिक जो होगा उसको कंजर्व रहना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर ये कैलोरिक एक हीट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस कैलोरिक को कंजर्व होना चाहिए, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर जब फ्रिक्शन होती है दो बॉडीज के दरमियान, तो वहां पे ये कैलोरिक कहाँ से पैदा होता है? ठीक है ना, जैसे दो ठंडी बॉडीज है, उनके दरमियान फ्रिक्शन कर रहे हैं, बॉडीज गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जब दो ठंडी बॉडीज के दरमियान फ्रिक्शन का प्रोसेस होता है तो फिर वहां पे वो बॉडीज गर्म हो जाने का मकसद है, फिर ये कैलोरिक यहाँ पे पैदा हो गया।
तभी यहाँ पे बॉडीज गर्म हुई है। तो ये एक ऐसी पॉइंट थी जो कह रही थी कि हीट किसी भी किस्म का फ्लूइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लूइड है और वो एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर कैलोरी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन फ्रिक्शन के अमल के दौरान ये मुख्तलिफ बॉडीज को गर्म करता है। इसका मकसद है फ्रिक्शन के दौरान ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये पैदा हो रहा है। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसको एक्सप्लेन करना भी इस थ्योरी के हिसाब से मुश्किल हो रहा था कि व्हाई हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी पॉइंट थी व्हाई हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, के फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा क्यों होती है। ठीक है, ये ऐसी चीजें थी जिनको इस थ्योरी को जो है वो एक्सप्लेन करना नाकाम हो रहा था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं काउंट रमफोर्ड, बेंजामिन थॉमसन। ठीक है, काउंट रमफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। काउंट रमफोर्ड ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे ये बात प्रूव हुई कि हीट किसी भी किस्म का कोई भी, ठीक है, हीट जो होती है वो किसी भी किस्म का फ्लूइड नहीं है। ठीक है, काउंट रमफोर्ड बुनियादी तौर पे एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड बंदा था जिसका काम था जो कैनन का मजल होता है उसके अंदर बोरिंग करनी। आपने देखा है जो तोप होती है कैनन, उसका एक मजल होता है जिसके अंदर होल होता है, और वहां से जो कैनन होती है वो मुख्तलिफ जो चीजें होती है वो फायर करती है। तो पहले क्या किया जाता था, ये मजल बनाया जाता था, उसके बाद उसमें ड्रिलिंग की जाती है। जैसे आपने देखा है मुख्तलिफ लकड़ी की बनती हुई चीजें पहले वो बनाई जाती है, फिर जरूरी जहाँ पे होता है वहां पे ड्रिलिंग की जाती है। या दीवार होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें जब लगाई जाती है तो दीवार के अंदर भी ड्रिलिंग की जाती है। ऐसा नहीं कि दीवार बनते हुए वहां पे स्पेस नहीं छोड़ा जाता, अगर मुख्तलिफ चीजें बाद में लगानी होती तो ड्रिलिंग की जाती है। इसी तरह से जो कैनन मजल होता था पहले वो पूरा बनाया जाता था, उसके बाद उसमें बोरिंग की जाती थी। अब ये कैनन मजल आपको पता है ये लोहे की बनी होती हैं, या उसके जो भी मटेरियल्स होते हैं लोहे के टाइप के होते हैं। तो उसके अंदर अगर बोरिंग की जाएगी तो आपको पता है बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। तो ये जो कैनन मजल था, इसके बोरिंग के दौरान काउंट रमफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि जब कैनन की मजल के अंदर बोरिंग की जाती है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है वो हीट पैदा होती है। इसका मकसद है कि ये जो हीट पैदा हो रही है ये फ्रिक्शन की वजह से पैदा हो रही है, क्योंकि बोरिंग जब की जाती है मजल के अंदर तो वो मेटल का होता है, और उसके अंदर बोरर जब बोरिंग करता है तो ह्यूज अमाउंट, ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट जब पैदा होती है। इसका मकसद है हीट यहाँ पे कंजर्व नहीं है। ठीक है, अब अगर हीट कंजर्व नहीं है तो बोरिंग के दौरान, फ्रिक्शन के दौरान हीट पैदा कहाँ से हुई। तो इसने एक नई चीज जो है वो इसका कॉन्सेप्ट दिया कि एक्चुअली हीट का कोई ना कोई ताल्लुक वर्क से बनता है, कि जब हम ड्रिलिंग के दौरान वर्क करते हैं वही वर्क जो होता है वो हमारा हीट की सूरत में कन्वर्ट होता है, और उसी वर्क की वजह से वो बोरर भी गर्म होता है और कैनन मजल भी गर्म होता है। कैनन मजल की बोरिंग की जाती थी पानी के अंदर रख के,
क्योंकि कैनन मजल लोहे का था, लोहे के अंदर बोरिंग करने से हीट पैदा होती थी बहुत ज्यादा, इसलिए उस कैनन मजल को पानी के अंदर रख के बोरिंग की जाती थी। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान काउंट रमफोर्ड इस नतीजे पे पहुंचा कि एक्चुअली ये किसी भी किस्म का फ्लूइड नहीं है, क्योंकि पहले मजल ठंडा था, बोरर ठंडा था, उस मजल को जिस पानी में रखा गया वो भी ठंडा था, मीन्स तीनों के अंदर लिटिल अमाउंट ऑफ कैलोरिक थी। लेकिन जैसे ही बोरिंग की गई तो तीनों गर्म हो गए। इसका मकसद है कि बोरिंग के दौरान जो हमने बोरर को एनर्जी दी वो वर्क की सूरत में ट्रांसफर हो गई एज अ हीट। तो एक फर्स्ट टाइम रिलेशन डेवलप होने जा रहा था बिटवीन हीट एंड वर्क। इस चीज को फर्दर काउंट रमफोर्ड ने वेरीफाई करने के लिए एक दूसरा कैनन मजल लिया और उसके अंदर ड्रिलिंग के लिए उसने डल बोरर, ऐसा बोरर जो ड्रिल करने के काबिल ही नहीं था, उसका इस्तेमाल किया। तो जब उसके अंदर ऐसे बोरर से बोर करने, जाहिर है डल बोरर बोर तो नहीं कर सकता, तो उसके अंदर जब ड्रिलिंग के प्रोसेस के दौरान बोर करने की कोशिश की गई तो डल बोरर ने बोर तो नहीं किया, लेकिन हीट पहले से भी ज्यादा पैदा हुई। तो जब बोरिंग भी नहीं होती और फिर भी हीट पैदा होती है, इसका मकसद है कि बोरर को जो हमने एनर्जी दी वो फ्रिक्शन की सूरत में हीट के अंदर कन्वर्ट होती है। तो काउंट रमफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने दो बातें इस्टेब्लिश की। पहली बात ये थी कि हीट किसी भी किस्म का कैलोरिक नहीं है, वो किसी भी किस्म का फ्लूइड नहीं है। दूसरी चीज कौन सी, कि हीट जो होती है वो रिलेटेड है विथ द वर्क। ठीक है, आप कह सकते हैं कि काउंट रमफोर्ड performed his experiment Count Rumford performed his experiment on cannon boring and concluded that, और इसने कंक्लूड किया। ठीक है, इसने क्या कंक्लूड किया, नंबर 1, ठीक है, कि हीट इज नॉट फ्लूइड, कि हीट फ्लूइड नहीं है। हीट इज रिलेटेड विथ वर्क, कि हीट जो होती है वो किससे रिलेटेड है, वर्क से। ठीक, तो ये हो गई हमारे पास जो है वो, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास इसका कंक्लूजन था। तो आप ये भी कह सकते हैं काउंट रमफोर्ड वो पहला बंदा था जिसने कैलोरिक थ्योरी को हिट किया। उसने थ्योरेटिकली हिट नहीं किया, उसने एक्सपेरिमेंटली हिट किया। उसने एक एक्सपेरिमेंटल की बेस पे इस बात को हिट किया कि हीट किसी भी किस्म का कैलोरिक नहीं है। उसके बाद इस चीज को आगे बढ़ाया जूल ने, और जूल ने एक एक्सपेरिमेंट करके फर्दर इसको कंफर्म किया कि हीट का ताल्लुक वर्क के साथ है, और ये वर्क की सूरत में जब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है वो वर्क की सूरत में हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जूल का एक्सपेरिमेंट क्या था, आगे डिस्कस करते हैं जूल का एक्सपेरिमेंट। जूल्स एक्सपेरिमेंट, जूल का एक्सपेरिमेंट ये था कि इसने क्या किया कि इस तरह से एक सिलेंडर, आप कह लें कि ये एक सिलेंडर था, जैसे ये आप कह सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पे
ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इसी तरह से है जिस तरह से हम दही से लस्सी बनाते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट इसी तरह का माना जाता है कि ये इसी तरह से इससे मुतासिर होके ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, सपोज करें ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये एक सिलेंडर है। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये आप कह लें कि ये इस टेबल के ऊपर एक सिलेंडर है। ठीक है, ये एक सिलेंडर है जो इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से इस टेबल के जो है वो ऊपर रखा गया और इसके अंदर इस तरह से जो है वो आप कह लें कि जो है वो इसके अंदर लिक्विड फिल किया गया। आप कह सकते हैं कि इसके अंदर एक लिक्विड जो है वो, या वाटर कह लें या लिक्विड कह लें, वो फिल किया गया। और इसके अंदर जैसे ये मदानी होती है लस्सी को बनाने के लिए, इसी तरह से आप कह सकते हैं मदानी टाइप एक विंग्स वाला इस तरह से रोटर, विंग्स वाला रोटर रखा गया और इसके ऊपर इस तरह से धागे की जो है वो फोल्डिंग की गई। आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर धागा फोल्ड किया गया और आगे यहाँ पे एक पुल्ली लगी हुई थी। इस धागे को आप कह सकते हैं कि ये जो फोल्ड किया हुआ धागा है इसको इस तरह से गुजारा गया और इसके अंदर एक वेट सस्पेंड किया गया। अब ये वेट जो था ये सम हाइट पे था अर्थ से। इसका मकसद है इस वेट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये वेट है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को पुल्ली से गुजारा गया और पुल्ली जो ये स्ट्रिंग था इसको इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड किया हुआ था और ये जो है वो मदानी की तरह विंग्स वाला बोरर जो है वो इसके अंदर रोटर जो है वो इसके अंदर रखा गया। इसने क्या किया, इस पानी का टेम्परेचर मेजर किया, सपोज कर ले 30 डिग्री सेल्सियस है। अब इसने क्या किया, इसको वेट को नीचे गिराया। वेट जैसे ही नीचे गिरा तो ये धागा खुला और इसने बहुत तेजी से रोटेट करना शुरू कर दिए और इस तरह से नीचे आने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, वो कम होती गई और पोटेंशियल एनर्जी किसमें गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटर के अंदर गई। इसने बार बार इसको ऊपर किया, इसको छोड़ा, इस तरह से कंटिन्यूअसली इसने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया। थोड़ी देर के बाद इसने देखा कि पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मकसद है जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जब वो इस रोटर को रोटेट करवाती है तो ये किस में चली जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो किस में चली जाती है, हीट में, और इसका पानी जो होता है वो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो जूल था उसने एक्सपेरिमेंट करके इस जो है वो वेट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इस लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा के दिखा दिया कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये वर्क की सूरत में हीट के अंदर चली गई और इस तरह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो सबसे जो आप कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट की ये इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि दिस एक्सपेरिमेंट established relation between heat and work। इस एक्सपेरिमेंट ने हीट और वर्क के दरमियान एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया और ये कहा गया कि हीट प्रोड्यूस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क के, या कह सकते हैं कि वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट प्रोड्यूस। दोनों में आप कह सकते हैं चेंज इन हीट या हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क, या जितना भी आप वर्क करोगे वो किस में चला जाएगा, हीट में चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस्ड, या वर्क
इज इक्वल टू जे क्यू। ठीक है, या वेयर जे जो होता है, जे को हम कहते हैं, जे इज कॉल्ड जूल्स कांस्टेंट। ठीक है, जूल्स कांस्टेंट, जे जो होता है वो जूल्स कांस्टेंट कहा जाता है। आर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जूल था, इसने इस एक्सपेरिमेंट से हीट का जो ताल्लुक था वो वर्क के साथ जोड़ दिया। अब हीट का ताल्लुक अगर वर्क के साथ जोड़ दिया तो इतनी सिंपल चीज नहीं है ये कि हम ये कह लें कि हीट ने, जूल ने ये कहा जब आप वर्क करते हो वो हीट में जाता है। इतनी आसान बात नहीं, करना आसान है, इसको एक्सप्लेन करना कैलोरिक थ्योरी से भी मुश्किल है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जूल के एक्सपेरिमेंट के बाद फिजिक्स की मुश्किलें और भी बढ़ी कि फिर अगर हीट का ताल्लुक वर्क के साथ है तो वर्क तो किसी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता। बेसिकली मैकेनिक्स के अंदर वर्क का रोल समझें कि मैकेनिक्स के अंदर वर्क का रोल क्या होता है। वर्क की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड बॉडी कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट, या वर्क इज इक्वल टू द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी या चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या होता है इसका? पता है, मतलब इसका ये होता है कि वर्क जो होता है ना, वो एक इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे टीसीएस वाले होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, एक बंदे की जो चीज होती है वो एक जगह से उठा के दूसरे जगह तक पहुंचाने वाला काम करते हैं। तो टीसीएस वाले जो भी चीजें उठा रहे होते हैं वो टीसीएस वालों की मिल्कियत नहीं होते, वो मिल्कियत किसी दूसरे बंदे की होती है। तो टीसीएस वाले क्या करते हैं, सिर्फ इंटरमीडिएट प्रोसेस करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचा देते हैं, उनका काम खत्म। ठीक है, इसी तरह से वर्क का काम मैकेनिक्स में यही होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी। मैं चाहता हूं कि मेरी ये एनर्जी, मेरे सामने अगर ये चेयर पड़ी है, मैं चाहता हूं कि मेरी ये एनर्जी चेयर की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। या फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूं मेरी ये एनर्जी इस पेन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इस तरह से बैठ के सोचूंगा ना कि मेरी एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाए, तो नहीं हो सकता, सोचने से नहीं हो सकता। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करेगी, मतलब मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा और वर्क के नतीजे में मेरी बॉडी की एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी बन। तो वर्क ने क्या किया, न मेरी एनर्जी वर्क की थी, न इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आई वो वर्क की है। वर्क ने क्या किया, जस्ट मेरी एनर्जी को इसकी काइनेटिक एनर्जी बना दिया। तो वर्क एक बीच वाला प्रोसेस होता है जिसको इस्तेमाल करके हम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वर्क खुद तो कुछ नहीं होता, वर्क एक ऐसा प्रोसेस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वर्क इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है। केमिस्ट्री के अंदर आप कैटलिस्ट पढ़ते हो ना, रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का कोई काम नहीं होता, उसका जस्ट रिएक्शन को एक लेवल तक ले जाना है, उसका अपना तो कोई काम नहीं। रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद रिएक्शन एंड हुआ, मुख्तलिफ चीजों के अंदर चली गई, कैटलिस्ट वैसा का वैसा रहा। तो वर्क यही है, वर्क यही काम करता है। वर्क किसी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, स्टोर जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है,
तो जब जूल के एक्सपेरिमेंट ने ये तय कर दिया कि हीट का ताल्लुक तो वर्क से, इसका मकसद है हीट तो फिर वर्क की सूरत में, तो वर्क तो किसी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, फिर तो हीट भी किसी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगी। तो फिजिक्स के सामने एक बड़ा क्वेश्चन था कि फिर बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कौन सी है। तो बॉडीज जो गर्म होती है वो क्यों होती है, बॉडीज जो ठंडी होती है वो क्यों होती है, क्योंकि अब जब हीट का ताल्लुक वर्क के साथ हो गया तो हम ये तो नहीं हो कह सकते कि हीट इज स्टोर्ड इन द बॉडी, क्योंकि हीट अब नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड कि हीट का ताल्लुक वर्क के साथ, हीट वर्क की तरह है। इसका मकसद है हीट तो इंटरमीडिएट प्रोसेस करेगी, बाकी तो हीट तो किसी बॉडी के अंदर होगी नहीं। ठीक है, तो इसका जवाब दिया कैनेटिक थ्योरी ने, कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और ये जवाब आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि फिर हीट क्या होती है, फिर जो है वो बॉडी के अंदर एनर्जी क्या होती है, फिर बॉडी के टेम्परेचर का सबब क्या है, ये सब चीजें जो है वो एक्सप्लेन की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इंशाल्लाह जो हीट की सेकंड थ्योरी है वो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ हीट पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ और सिर्फ कैलोरिक थ्योरी पढ़ी। कैलोरिक थ्योरी क्या कहती है, कैलोरिक थ्योरी को किन चीजों को एक्सप्लेन करने में मसले आ रहे थे, काउंट रमफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने क्या रोल प्ले किया, जूल के एक्सपेरिमेंट ने क्या रोल प्ले किया। तो हमने इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स और इस थ्योरी की जगह पे एक नई थ्योरी आते हुए यहां तक हमने पढ़ा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कैनेटिक थ्योरी के बारे में। एक बात याद रखिएगा बेटा, रिवीजन क्लासेस कोई रेगुलर नहीं होगी, ये रैंडम क्लासेस होती हैं। ऐसा नहीं कि आप ये आसरा लगा के बैठो कि रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करते, फिर जिस दिन रिवीजन हो गई उस दिन कर लेंगे। जरूरी नहीं हर चीज की रिवीजन हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनकी रिवीजन नहीं होगी। जैसे अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं इसलिए रिवीजन हो रही है, लेकिन हो सकता है आगे रिवीजन ना हो, इसलिए अपनी रेगुलर क्लासेस जो है उनको कंटिन्यू रखें। बाकी अगर कोई मुश्किल होती है आपको तो जाहिर है वो रिवीजन क्लास आप ले लिया करें, नहीं तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।